हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग अभी जो बात करेंगे वो बलबन वाले जो है टॉपिक को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 पॉइंट छूटा है, उसके बाद जो है लास्ट शासक जो होगा गुलाम वंश का, वो आपको पता है, हमने पहले भी बता चुका है, शमसुद्दीन कैमूर्स होगा। और इसके बाद गुलाम वंश खत्म होने के बाद जो है अगला जो हमारी डायनेस्टी हम लोग को पढ़ना है वो है खिलजी डायनेस्टी। तो चलिए बात करें थोड़ा सा बलबन पे। 2 पॉइंट जो छूट गया था, बलबन जो है ये गयासुद्दीन के नाम से, गयासुद्दीन के नाम से गद्दी पे बैठता है, यानी ये उपाधि लेता है गद्दी पे बैठते समय, ये इंपॉर्टेंट है। और इसने जो है 2 प्रथा लागू करवाई थी, एक था सिजदा, एक था पैबोस। सिजदा और पैबोस नामक 2 प्रथा इसने शुरू करवाई थी। इस प्रथा में होता क्या था कि सिजदा जो होता था वो जमीन पे लेट के लोग जमीन पे लेटा करते थे और लेट के जो है उसको जो है प्रणाम या वंदना उसकी करते थे। उसके बाद जो है पैबोस का मतलब जो है उठ के उस जो सुल्तान होता था या जो बादशाह होता था उसके हाथों को पकड़ के चूमा जाता था। तो ये रिस्पेक्ट अपने आप को दिलवाने के लिए ऐसा किया, क्योंकि जो है इसका जो है राजत्व सिद्धांत ही था रक्त और लौ की नीति, यानी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों को दबा के रखा जाए और राजा की सर्वोच्चता को जो है प्रदर्शित किया जाए। ठीक है, इसके दरबार से ही अमीर खुसरो ने अपनी दरबारी जीवन चालू की थी। तो अमीर खुसरो जो कि निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य होता है, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य रहता है अमीर खुसरो। तो इसने बहुत बड़ी बड़ी कृतियां भी इसने लिखी है, जैसे कि खजाइन उल फुतूह, तुगलकनामा, मिफ्ताह उल फुतूह, ये सब जो है बुक इसी ने लिखी है। ठीक है, तो हम लोग जो बात करते हैं कि भाई ये जो बलबन के दरबार से ही इसका जो है दरबारी जीवन शुरू होता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, मतलब प्रत्यक्ष रूप से ये बलबन के दरबार में नहीं रहता है। बलबन का एक जो है भतीजा होता है सुल्तान मोहम्मद, इसका भतीजा होता है, नाम है सुल्तान मोहम्मद। इस सुल्तान मोहम्मद जो है इसके दरबार में ये अमीर खुसरो रहता है। क्योंकि ये जो है सुल्तान मोहम्मद कहाँ का सूबेदार होता है, ये इक्तदार रहता है, कहाँ का इक्तदार होता है, तो ये जो है इक्तदारी व्यवस्था जो है अपना निभाता है, मतलब इक्तदारी व्यवस्था को जो है सुचारू रूप से चलाता है। ये काबुल साइड का होता है। ठीक है, तो बलबन की मृत्यु के बाद, बलबन जो कि जो है अपने बेटे के शोक में मर गया था, इसका बेटा जो था वो मंगोलों से लड़ते हुए मर गया था और उस शोक में बलबन की मृत्यु हो गई। बलबन चूंकि जो है सल्तनत काल में अगर आप देखेंगे तो गुलाम वंश में सबसे लंबा समय तक सल्तनत काल में ही पूरा है वैसे तो, लेकिन केवल गुलाम वंश भी अगर पूछ लिया जाए तो सबसे लंबा समय, यानी सबसे ज्यादा उम्र में ये जो है गद्दी पे बैठता है। 66 वर्ष की अवस्था में ये गद्दी पे बैठता है। और इसी वंश का जो सबसे अंतिम शासक है शमसुद्दीन कैमूर्स। ये कैमूर्स जो होता है ये मात्र 4 महीने का होता है, यानी जब गद्दी पे बैठेगा तो 4 माह भी नहीं रहता है, उस समय तो 1 माह का रहता है। तो गद्दी पे बैठने का मतलब कि गद्दी पे इसको बैठा के और जो है क्या किया जाता है, इसका संरक्षक बनाया जाता है। वही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो होता है वो इसको मार के फिर अपने जो है गद्दी पे अपने बैठ जाता है। ठीक है, तो ये जो है व्यवस्था होती है। अब शमसुद्दीन कैमूर्स की मृत्यु के बाद जो है अगला राजा कौन बनेगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि 1290 में ही कैमूर्स बैठता है और 1290 में ही 4 महीने के बाद इसको मार दिया जाता है और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अगला खिलजी डायनेस्टी का स्थापना करेगा। तो यहाँ तक की जो बातें हैं वो आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं किस पे, तो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं फिर कौन सा, भाई खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि इस वंश का संस्थापक कौन है। इस वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये जलालुद्दीन फिरोज जो खिलजी होता है ये खिलजी वंश की स्थापना 1290 में करता है। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में। खिलजी वंश कौन होता है संस्थापक, संस्थापक जो है वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी।
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कब इसने स्थापना किया है? 1290 में। ठीक है। और सबसे कम समय तक सल्तनत काल पे शासन करने वाले जो वंश हैं वो यही वंश है, खिलजी वंश। सबसे कम, मात्र 30 वर्ष, यानी कि जो है 1290 से जो है स्टार्ट होगा ये और 1320 में समाप्त हो जाएगा, जिसमें जो है 3 शासक आपको पढ़ने हैं। एक खिलजी वंश का संस्थापक जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दूसरा इसका भतीजा या दामाद, भतीजा भी होता है, उसी से अपनी बेटी का शादी कर देता है ये, तो उसका दामाद भी बन जाता है, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। और तीसरा जो है अलाउद्दीन खिलजी का बेटा जो है मुबारक खिलजी। ये चीज आपको पढ़नी है, ठीक है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है अपनी राज्याभिषेक जो करवाई थी वो किलोखरी में करवाई थी, किलोखरी के महल में। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ये किलोखरी का महल किसका महल था? ये बलबन वाला महल था। तो किलोखरी के महल में इसने जो है अपना राज्याभिषेक करवाया था। ये किलोखरी कहाँ पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसने पहले जो है कड़ा मानिकपुर एक जो है जगह पड़ता है, कड़ा क्षेत्र, इलाहाबाद से जस्ट बगल कौशाम्बी वाले क्षेत्र में कड़ा मानिकपुर एक क्षेत्र पड़ता है। तो इस इलाहाबाद ही लेके कह सकते हैं, इलाहाबाद मतलब वर्तमान का प्रयागराज। तो इस समय जो प्रयागराज है वहाँ के बगल में एक जो है कौन सा जगह है? कड़ा मानिकपुर, कड़ा मानिकपुर। तो इस कड़ा मानिकपुर का जो है एक सूबेदार होता है मलिक छज्जू, वो विद्रोह कर देता है। तो इसके जगह पे ये अपने भतीजे या दामाद, भतीजा कहिए या दामाद, अलाउद्दीन खिलजी को सूबेदार नियुक्त करता है वहाँ का, कड़ा मानिकपुर का। अब अलाउद्दीन खिलजी को सूबेदार नियुक्त करने के बाद ये जो है उससे कहता है मालवा पे आक्रमण करने को। मालवा जो कि एमपी और गुजरात से जो है सटा हुआ जो है प्रदेश था। तो इस अलाउद्दीन इसके कहने पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के कहने पे मालवा पे आक्रमण करता है। और मालवा पे आक्रमण करने के बाद वहां से जो है जीती और लूटी गई जो है धन संपदा जो होती है, उससे ये इतना प्रभावित होता है कि उसके दिमाग में एक बात आ जाती है कि इसका मतलब जो है भारत में, खासकर से इस दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा जो है सोने वगैरह और जो है धन संपदा है। तो इसके दिमाग में ये जो है धन लोलुपता जो है बैठ जाती है, ठीक है। तो चूंकि ये जो है जब ये आक्रमण करके अलाउद्दीन खिलजी मालवा का धन संपदा ले जाके जो है जलालुद्दीन खिलजी को देता है, अपने चाचा को, तो वो खुश हो जाता है। लेकिन फिर उससे बिना बताए ये जो है अलाउद्दीन खिलजी बिना इससे पूछे, बिना इसके परमिशन के, इसको पता चलता है कि महाराष्ट्र में एक क्षेत्र पड़ता है देवगिरी। इस देवगिरी में जो है क्या है कि बहुत ही ज्यादा जो है धन संपदा है। यहाँ पे यादव डायनेस्टी रहा करती थी, यादव वंश। इस यादव वंश का इस समय जो शासक था वो था रामचंद्र देव। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है करता क्या है कि बिना अपने चाचा से बताए इस रामचंद्र देव पे आक्रमण करने निकल चलता है देवगिरी। और आक्रमण भी बहुत अजीब तरीके से होता है भाई। वहाँ अलाउद्दीन खिलजी जो है, चूंकि यादवों की सेना भी बहुत बड़ी होती है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी बीच में अपने जो है सेना को दो हिस्सों में बांट के बोलता है कि जो है पीछे से तुम लोग हल्ला हुल्ला करते, एकदम जो है चिल्लाते कूदते आना, धूल वगैरह खूब ज्यादा उड़े ऐसे आना, और आगे से हम लोग जो है कुछ घुड़सवार चल रहे हैं। तो ये आगे से घुड़सवार जो है अलाउद्दीन खिलजी अपना लेके चलता है, मारते काटते और हल्ला करते चलता है कि हमारे संग जो है केवल हम ही नहीं है, बहुत बड़ी फौज हमारे पीछे आ रही है। तो भाई ये अफवाह जो है, आप जानते हैं अफवाह जो है जंगल में लगी आग की तरह फैलती है। तो अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी पहुंचने से पहले ये बात पहुंच गई कि एक बहुत विशाल सेना जो है इधर को आ रही है। तो तब इसके बाद जो है होता क्या है कि जो है रामचंद्र देव बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर देता है, और ये जो है अलाउद्दीन खिलजी को बहुत सारा धन संपदा और जो है हर साल टैक्स देने का वादा करके, ठीक है, खुद को बचा लेता है। अलाउद्दीन खिलजी पे इससे जो है पूरा जो है अर्जित किया गया धन और रास्ते में लूटा हुआ जितना धन था उसको लेके पहुंचता है कहाँ? कड़ा मानिकपुर।
कड़ा मानिकपुर जब पहुंचता है तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को ये बात पता चल गई होती है, जो इस समय राजा होता है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को जब ये बात पता चल गई होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है और इसको इसके सूबेदारी से बर्खास्त करना चाहता है। भाई कोई भी गुस्सा में होगा, राजा से बिना पूछे जो है आप आक्रमण कर रहे हैं, इसका मतलब आप राजा को चुनौती दे रहे हैं। तो अब ये जो है जब पहुंचता है कड़ा में तो जो अपने चाचा को या फिर अपने जो है ससुर को बोलिए क्षमा मांगने के लिए बोलता है कि जो है चाचा जी आप यहाँ आइए, हम आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं और जो भी लूट का धन है वो आपको देना चाहते हैं। क्योंकि इसकी मंशा ऐसी नहीं रहती है, तो इसकी मंशा जो है उसको मारने की रहती है। और इस बात को जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक व्यक्ति रहता है, मंत्री रहता है, उसका सलाहकार रहता है अहमद चक। तो अहमद चक मना करता है इसको। उस व्यक्ति का नाम एक बार पूछा गया एग्जाम में, क्या नाम है? अहमद चक। तो इस अहमद चक ने इसको मना किया फिरोज खिलजी को कि मत जाइए, वो धोखा से मार सकता है आपको। लेकिन चूंकि जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बहुत ही उसके पे भरोसा होता है, तो इसलिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसकी बातों को दरकिनार कर उससे मिलने चल देता है। और कड़ा मानिकपुर में जैसे ही ये जो है मिलता है गले, तैसे ही जो है वो पीछे से जो है चाकू भोंक देता है ये अलाउद्दीन खिलजी। और वहीं पे कहानी समाप्त हो जाती है इनकी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। चूंकि इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं रहता है तो अगला शासक जो है अलाउद्दीन खिलजी ही बनता है। ठीक, तो 1296 में अब अगला शासक अलाउद्दीन खिलजी बनेगा। तो इसको हम जो है हम लोग आगे अब पढ़ते हैं यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1296 में ये गद्दी पे बैठता है और 1316 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु जो है एक रोग के कारण होती है। कहा जाता है कि उस रोग के कारण इसको जो है बहुत ही असहनीय जो है पीड़ा का सामना करना पड़ा था। उस रोग का नाम होता है जलातोर। पता नहीं ये कौन सी रोग होती है। ठीक है, तो अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन, हम इसको अला लिखेंगे शॉर्ट में। ठीक है, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी नहीं, अलाउद्दीन खिलजी लिखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी कब से? 1296 से 1316 तक। तो चलिए हम इसके बारे में बताएं। इसके बचपन का जो नाम होता है वो अली और गुरसास्प, अली गुरसास्प एक ही में होता है। इसके बचपन का नाम अली गुरसास्प रहता है और ये बचपन से ही सैन्य प्रतिभा का जो है धनी होता है और बहुत ही तेज तर्रार जो है अच्छा जो है लड़ाका भी रहता है। ठीक, दूसरी बात जो है जब ये गद्दी पे बैठता है तो जो है सिकंदर ए सानी नाम की उपाधि भी धारण करता है। उसके बाद सिकंदर ए सानी, और अपने आप को द्वितीय सिकंदर की से कह के बुलाता था कि कहता था कि मैं दूसरा सिकंदर हूँ, मैं इस पूरी विश्व को जीतूंगा। जैसे सिकंदर ने जो है जीता था उस तरह इसका पूरा एक सपना था कि पूरे धरती पे इसका राज्य हो। तो ये अपने आप को द्वितीय सिकंदर भी बुलाता था। तो हमने बताया कि इसके बचपन का जो नाम था, बचपन का नाम क्या था? अली गुरसास्प, अली गुरसास्प। ये कई बार सवाल पूछा गया है, बचपन का नाम क्या है? ये कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उपाधि इसकी जो थी सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी। कौन सी उपाधि थी? सिकंदर ए सानी। अच्छा, इस उपाधि को धारण करने के बाद ये अपने आप को क्या बोला करता था? द्वितीय सिकंदर, द्वितीय सिकंदर कहा करता था। और ये ऐसा जो है किसके दम पे कहा करता था कि भाई हम द्वितीय सिकंदर बनेंगे? तो मुख्य रूप से 4 से 5 लोग जो है इसके मेन जो है सेनापति थे। इसमें जो है नुसरत खान, जफर खान, उलूग खान, ठीक है, नुसरत खान, जफर खान, उलूग खान, और इस तरह से जो है करके 1-2 व्यक्ति और हैं। अगर जो है आप नाम अगर जो है पूरी तरह करना चाहें तो फिर भाई उसकी थोड़ा सा जो है ध्यान नहीं आ रहा है नाम, लेकिन जो है मैं बता दूंगा फिर बाद में उसको। नुसरत, जफर, उलूग खान और एक और व्यक्ति होता है, क्या तो नाम है भाई, याकूब खान करके शायद नाम होता है, याकूब खान ही नाम है। ठीक है, तो खैर इन सबों से उतना कोई इंपॉर्टेंट हमको जो है कुछ लेना देना नहीं है। ठीक, नुसरत, जफर, उलूग, याकूब, अल्प खां, बहुत सारे लोग होते हैं, कोई मतलब नहीं उससे।
हमें बस मतलब ये है कि इनके दम पे ये जो है बात करता है। अब होता क्या है कि जो है ये जब गद्दी पे बैठता है तो उसके बाद से आपको इम्पोर्टेंट है कि जब ये गद्दी पे बैठ जाता है तो गद्दी पे बैठने के बाद इसने सबसे पहले सैन्य सुधार किया। ये जानता था कि अगर राज्य पे कंट्रोल करना है, लोगों पे कंट्रोल बनाना है तो सैन्य सुधार जो है बहुत जरूरी है। तो सैन्य सुधार के तहत इसने क्या किया था, तो इसने पहले जो है क्या किया, सैन्य सुधार। सैन्य सुधार में जो है क्या हुआ भाई, जो सैनिक होते थे उनको जो घोड़े दिए जाते थे, घोड़ों के लिए जो कीमतें उम्मत दी जाती थी, तो वो होता क्या था कि जो है घोड़े की कीमत जो दी जाती थी वो एक घोड़ा खरीदते थे, ठीक है, मतलब जो है एक छावनी वाला घोड़ा खरीदा 10 घोड़ा, तो उसी में से 5 घोड़ा उनको किराए पे दे दिया। अगर युद्ध हो रहा है उस छावनी से जो है सिपाही जा रहे हैं तो ठीक, क्योंकि हर बटालियन तो जाती नहीं थी युद्ध में, हर राज्य हर जो है बॉर्डर की अलग अलग जो है सेनाएं होती थी, तो मिली जुली भगत ये सब होती थी। तो इसने जो है क्या किया कि इन जो है काला बाजारी और भ्रष्टाचारी को रोकने के लिए इसने जो है घोड़े के दाग की प्रथा शुरू की, घोड़ों को दागने की प्रथा। तो सैन्य सुधार के लिए इसने क्या किया, तो घोड़े दागने की प्रथा शुरू की। घोड़े दागने की प्रथा का मतलब है कि जो है घोड़े पे एक मुहर लगाई जाती थी, ठीक है, वो पक्की मुहर होती थी, तो उसको दागा जाता था, जो एक ऐसे पूरा मुहर जो है आग में जो है ऐसे लगा के आग पे गर्म करके घोड़े पे जो है ठप्पा मारा जाता था। इससे ये पता होता था कि ये घोड़ा उस सैनिक का है। घोड़े दागने की प्रथा शुरू की। उसके बाद यदि हम जो है अगर बात करें तो सैन्य सुधारों के अंतर्गत ही अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरी जो काम की थी वो सैनिकों के हुलिया रखने की। इससे पहले सैनिक की हुलिया वगैरह नहीं रखी जाती थी, कद काठी कितना है, तिल कहाँ पे है, कहाँ कटा है, ये सब कुछ नहीं। तो इस तरह से जो है क्या होता था कि दुश्मन के सैनिक भी यहाँ पे आ सकते थे, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, दूसरा चीज सैनिकों के हुलिया रखने की, सैनिक के हुलिया रखने की व्यवस्था की, ठीक है। हुलिया वगैरह जो है, जो हुलिया कहने का मतलब जो है क्या है कि जो है उनकी नाक नक्शे की जो है, ठीक है, लिखित प्रूफ रखने की व्यवस्था की इसने, ठीक है। तीसरी जो सबसे जो है मेन काम किया वो सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था करवाई। एकता वगैरह जो है ये सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो है भाई सैनिक जो है एक यहाँ पे काम कर रहा है, अब वो उसको जो है आप जमीन दीजिए, फिर उसमें काम करेगा, तब अपना जो है अनाज उगाएगा, खाएगा पिएगा। इससे अच्छा है इनको नगद वेतन दीजिए। नगद जो है पैसा मिलने पे आप भी जानते हैं कि आप खुद खुश हो जाते हैं, तो जो है सैनिक जो काम कर रहा है वो भी खुश हो जाएगा। तो जो है सैन्य व्यवस्था में सुधार करते हुए इसने सैनिकों को नगद कैश देना शुरू किया। क्या करवाया था इसने, नगद कैश देना शुरू किया। चौथा पॉइंट क्या करवाया इसने, सैनिकों के लिए खुली भर्ती करवाई, जिसका मन वो आके यहाँ पे पहले, इससे पहले क्या होता था कि जो है लोग चापलूसी करके जो है सैन्य भर्ती हो जाते थे, लेकिन अब खुली भर्ती इसने करवाना शुरू किया। आइए, आपके पास प्रतिभा हो तो आप खुली भर्ती में जो है शामिल होइए, ठीक है। तो इन सब चीजों से क्या हुआ कि राजकोष पे अतिरिक्त भार पड़ने लगा। अब राजकोष पे जब अतिरिक्त भार पड़ेगा तो 1298 में जो है करता क्या है, ये अपने इसी जो है नुसरत खान को आज्ञा देता है कि जाओ और गुजरात का जो शासक है उस पर आक्रमण करो, ठीक है। गुजरात क्यों, क्योंकि गुजरात बहुत शुरू से ही धनी जो है रहा है, क्योंकि वो बंदरगाह एरिया था, अरब व्यापारियों से वहीं से ज़्यादा व्यापार हुआ करते थे, तो टैक्स वगैरह जो है बहुत ज़्यादा वहाँ से कलेक्शन होता था। तो नुसरत खान जो है ये जो है अपना सेना लेके पहुंच जाता है गुजरात पे आक्रमण करने 1298 में। वो क्यों आक्रमण करने गया, क्योंकि राजकोष पे कमी हुई, इन सब भाई नगद वेतन देना है, भर्ती करवानी है, घोड़े भी जो है अलग अलग करना है, सारी व्यवस्था करवानी है, अलग से कर्मी जो है भर्ती होंगे। तो इस सब चीज़ों के कारण जो है क्या हुआ कि बहुत सारे पैसा जो है खर्च हुए। तो अब जो है सैन्य सुधार तो करने के कारण पैसा खर्च हो गया, तो अब जो है राजकोष को भरा कैसे जाए, इसलिए जो है उसने गुजरात पे आक्रमण करने की जो है प्लान बनाया। तो इस नुसरत खान गुजरात पे आक्रमण करता है 1298 में। तो इस गुजरात पे वैसे तो कोई इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ के राजा का नाम पूछ लिया जाता है। यहाँ का जो राजा था उसका नाम था कर्ण सिंह। और राजा का नाम क्यों पूछा जाता है गाँवों में, क्योंकि इसकी बीवी का जो है नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस कर्ण सिंह की जो है बीवी थी उसका नाम था कमला देवी।
कमला देवी। तो कर्ण सिंह जो है अपनी बेटी के साथ डर के भाग जाता है और कमला देवी को छोड़ देता है वहीं पे। तो कमला देवी को नुसरत खान जो है बाद में भिजवा देता है अलाउद्दीन खिलजी के पास, और अलाउद्दीन खिलजी की ये बाद में बहुत ही प्रिय रानी बनती है। तो कमला देवी जो होती है वो कर्ण सिंह की बीवी रहती है, गुजरात से उसको जीत के लाया गया रहता है। एक और यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ है, नुसरत खान जब जो है गुजरात के बाज़ारों में घूमता है, गुजरात के बाज़ारों में, तो उसको वहीं पे मलिक काफूर नाम का एक हिजड़ा व्यक्ति मिलता है, ठीक है, ट्रांसजेंडर जिसे हम लोग आज के समय में कहते हैं, ठीक है। तो इस नुसरत खान को ही कौन मिलता है? मलिक काफूर, मलिक काफूर। अब इसकी हरकतों को देख इसको जो है बहुत मजा आता है भाई। वो लोग करते हैं ना जो है कुछ एक्टिविटी जैसे वैसे जो है कुछ, तो उनकी हरकतों को देख के, मलिक काफूर की हरकतों को देख के नुसरत खान उसको जो है 1000 दिनार में खरीद लेता है। तो इस मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, 1000 दिनार में खरीद लेता है, तो इसे 1000 दिनारे भी कहा जाता है। अब यही मलिक काफूर बाद में चल के दक्षिण भारत की समस्त अभियान जो होगी, दक्षिण भारत में बहुत सारे अटैक करवाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने और बहुत सारा धन संपदा लूटा था, और उन सभी अभियानों को सफल करता है मलिक काफूर आगे चल के, ठीक है। तो ये सवाल कई बार पूछे गए हैं कि दक्षिण अभियान अलाउद्दीन खिलजी के लिए किसने किया था? मलिक काफूर ने, ठीक है। तो इस गुजरात पे आक्रमण हुआ, मलिक काफूर वहीं पे मिला था नुसरत खान को, ये वापस लाता है। अब इसके बाद की कहानी हम लोग आगे पढ़ते हैं। 1 मिनट हट जाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग आगे की बात करते हैं। जब अभियान पढ़ रहे हैं तो 2-4 जो इसके अभियान है या फिर 2-4 आक्रमण जो हैं अलाउद्दीन खिलजी के, जिससे जो है कुछ एग्जाम में पॉइंट बनते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसने जो है सबसे पहले आक्रमण कहाँ करवाया? गुजरात पे। गुजरात के बाद इसका जो है आक्रमण कई जगहों पे होता है, लेकिन उसमें से इम्पोर्टेंट जो है वो हम पढ़ते हैं। तो 1301 में जो है ये आक्रमण करवाता है। वैसे आपका इम्पोर्टेंट सन वगैरह इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आक्रमण है जो हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। तो आक्रमण सबसे पहले कहाँ होता है? रणथंभौर एक जगह होती है राजस्थान में। तो रणथंभौर पे आक्रमण होता है। वहाँ का राजा जो होता है हम्मीर देव, हम्मीर देव के साथ लड़ते लड़ते नुसरत खान मारा जाता है। और इस नुसरत खान के मारे जाने से जो है अलाउद्दीन खिलजी इतना जो है बौखला जाता है कि हम्मीर देव जो होता है उसको वो जाके जो है अलाउद्दीन खिलजी दोबारा आक्रमण करता है उसके पे, और हम्मीर देव उसी जो है युद्ध में मारे जाता है। तो यहाँ का कौन जो है रणथंभौर पे, इसने रणथंभौर पर आक्रमण हुआ था। रणथंभौर पर आक्रमण 1301 में। और ये जो है यहाँ पे कौन मारा जाता है? नुसरत खान पहले मारा जाता है, बाद में अलाउद्दीन खिलजी और ज्यादा सैनिक भेज के इस रणथंभौर के राजा जो होते हैं, क्या नाम रहता है? हम्मीर देव। हम्मीर ब्रासो भी सुना होगा आपने, विसल देव ने लिखी है, वो इसी के जो है उस पर जीवनी पे है। हम्मीर देव, हम्मीर देव जो शासक होता है, ये हम्मीर देव के यहाँ पे हम्मीर देव को क्या होता है, यहाँ पे मार दिया जाता है। क्योंकि ये घटना हम बताने वाले नहीं थे, लेकिन चूंकि इस रणथंभौर में ही जो है क्या हुआ था, जौहर जो है हुआ था। तो जौहर होने के कारण ये जो है घटना प्रसिद्ध हो गई थी। जौहर का मतलब कि जब राजा मर जाता था तो जितनी भी जो है सैनिक या फिर अधिकारियों और जो है राजा की जो रानियां होती थी, वो जलती चिता में कूद के अपने को उनके साथ ही जो है अपनी जो है जान दे देती थी, ताकि उनकी शरीर को कोई और छू ना सके। अब अगला जो अभियान हुआ था इसका मेवाड़ पे हुआ था 1303 में, अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ अभियान। तो मेवाड़ पे आक्रमण किया था कब? 1303 में। उससे पहले हुआ क्या था कि इस मेवाड़ में एक जो है व्यक्ति रहता था, नाम था राघव चेतन, पंडित था। किसी कारणवश इसकी जो है अपमान की गई और अपमान करके इसको निकाल दिया गया। राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाता है। दरबार में जाने के बाद कहता है कि हुजूर, विश्व में अगर जो है किसी भी जो है स्त्री को एक तरफ खड़ा कर दिया जाए, सभी स्त्रियों को एक तरफ ला दिया जाए, और केवल रानी पद्मिनी जो कि जो है मेवाड़ की रानी है उनको एक तरफ रखा जाए, तो उन सब में वो भारी पड़ेंगी। कहने का उसका अर्थ यह था कि जो विश्व में जितनी समस्त जो है औरतें हैं उन सब में जो है इस समय
और महारानी पद्मिनी की सुंदरता का कोई तोड़ नहीं है। अब इस चीज पे जो है इस बातों को सुन के अलाउद्दीन खिलजी के मन में जो है ललक पैदा हो गई कि हम एक बार जो है पद्मिनी को देखें कैसी दिखती है। हालांकि कई लोग जो है कई तरह की बातें करते हैं, वो आप मूवी देखे होंगे, उसमें भी जो है कुछ चीज़ें दिखी होगी। तो फाइनली जो है होता क्या है कि पद्मिनी को पाने के चक्कर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पूरी डिटेल में जाना सही नहीं होगा, इसलिए हम जो है शॉर्ट में बताते हैं कि ये पद्मिनी को पाने के चक्कर में, उसको हासिल करने के लिए, रानी जो पद्मिनी होती है उनको हासिल करने के लिए, ठीक है, पद्मिनी कहाँ की रानी होती है? मेवाड़ की। इस समय का राजा कौन होता है? पद्मिनी का जो पति होता है वो नाम है रतन सिंह। तो इस रतन सिंह पे आक्रमण किया जाता है और रतन सिंह को मार दिया जाता है, ठीक है। हालांकि राजपूत इतिहासकार इससे सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है जो इतिहास में लिखा है वो हमें पढ़ना है। तो इस अभियान में रतन सिंह मारा जाता है और पद्मिनी अपने जो है अन्य रानियों के साथ जौहर कर लेती है। यहाँ भी वो जौहर जो है हो जाता है, ठीक है। तो इसी जो है घटना को मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में जो है लिखा है। अवधी भाषा में ये जो है कृति लिखी गई है, पद्मावत। किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने, ठीक है। किस भाषा में लिखा गया है ये पद्मावत? ये लिखा गया है अवधी भाषा में। और दूसरी बात, इसी घटना को एक जो है व्यक्ति है जिसका नाम है, हमने बताया था सब, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है उसने खजाइन उल फुतूह नामक एक किताब है, उस किताब में भी इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। तो क्या नाम है उस किताब का? खजाइन उल फुतूह। इस किताब में भी जो है किसका जिक्र किया गया है? इस जो है मेवाड़ के आक्रमण का जिक्र किया गया है। और इसी किताब में जो है किसने लिखा है? ये अमीर खुसरो ने। तो इसी किताब में, पहले हम यहाँ लिख देते हैं, ये किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने। और इसी पुस्तक में जो है अमीर खुसरो ने इस अलाउद्दीन खिलजी को विश्व के शासकों का सुल्तान कहा है। विश्व के शासकों का सुल्तान कहा है। क्या कहा है? विश्व के शासकों का सुल्तान। तो अब ये तो जो है रहे थे इधर के जो है आक्रमण के बारे में। अब इसके बाद जो है कुछ और आक्रमण हुए हैं दक्षिण भारत में, जिससे आपको जो है वंश वगैरह जो है जानना इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ जो चीजें जानना जरूरी नहीं है। तो हम जो है शॉर्ट में यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं, तो दक्षिण भारत का अभियान किसने जो है इसके लिए किया था? तो मलिक काफूर ने किया था। जितना जो है दक्षिण भारत का अभियान होता है सब कौन किया था? मलिक काफूर किया था। तो एक जो है काकतीय वंश पड़ता है, काकतीय वंश। काकतीय वंश, ये जो काकतीय वंश है इसके जो है राजा इस समय जो होते हैं प्रतापरुद्र देव, ठीक है। प्रतापरुद्र देव जो होता है वो सुनता है कि जब मलिक काफूर बहुत बड़ी सेना के साथ मेरे ओर बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये करता क्या है कि ये काकतीय वंश वर्तमान के तेलंगाना वाले क्षेत्र में पड़ेगा, ठीक है। ये करता क्या है, स्वयं को जंजीर, सोने की जंजीर से जो है, खुद को सोने की जंजीर से जो है जकड़वा के, और कोहिनूर हीरा जो है, दो चीज, अपनी एक आकृति बनवाता है स्वयं को, मतलब जो है अपनी एक जो है सोने की मूर्ति बनवाता है और उसको जंजीरों से जो है क्या करता है, जकड़ के ये देता है भेंट स्वरूप कि भाई हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, और कोहिनूर हीरा भी देता है, ठीक। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, काकतीय वंश रहता है, वहाँ शासक इस समय रहता है प्रतापरुद्र देव। दूसरा जो आपको पढ़ना है वो है द्वार समुद्र के होयसल वंश। कौन है? द्वार समुद्र के होयसल वंश, ठीक है। ये सवाल बस पूछे जाते हैं कौन सा वंश है, तो द्वार समुद्र के होयसल वंश। द्वार समुद्र कहाँ पड़ता है? तो द्वार समुद्र जो है पड़ता है ये आपका कर्नाटक वाले एरिया में। तो द्वार समुद्र के होयसल वंश और मालाबार के जो है पांडे वंश,
इन सबों को भी आक्रमण किया था कौन? मलिक काफूर ने, मालाबार के पांडे वंश। तो यहाँ का जो शासक होता है बल्लाल तृतीय, और यहाँ का जो शासक होता है वीर पांडे और सुंदर पांडे। तो इस तरह से जो है इसकी जो होती है क्या कहलाती है, आक्रमण पूरी तरह समाप्त होती है। ठीक है, देवगिरी पे भी इसने दोबारा आक्रमण किया था, खैर वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से इम्पोर्टेंट जो है मैं बार बार बता रहा हूँ, काकतीय वंश का शासक कौन रहता है और कोहिनूर हुर्रा किसने दिया रहता है, यही इम्पोर्टेंट है। कोहिनूर हुर्रा ये किसको, कोहिनूर का जो हीरा है वो किसको देता है, ये मलिक काफूर को देता है, और मलिक काफूर फाइनली ले जाके जो है अलाउद्दीन खिलजी को देता है। ठीक, तो यहाँ से बस इतनी चीज इंपॉर्टेंट है। अब हमें पढ़ना है कि भाई इसके समय अन्य विद्रोह भी हो रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय बहुत सारे विद्रोह हुए, तो उन विद्रोहों से बचने के लिए इसने अपने सलाहकारों से पूछा, जो काजी वगैरह होते थे, तो सलाहकारों से पूछा। तो 4 तरह के सलाहकारों ने कुल 4 तरह की जो है इसको एडवाइस दिया था। एक ने बोला कि भैया जुआ नशा जो होती है, जुआ खेलते हैं लोग बैठ के, तो वहाँ षड्यंत्र जो है की जाती है, नशा होती है, वहाँ भी पीने खाने में मेल जोल बढ़ती है, तो यहाँ पे जो है लोगों का क्या होता है, षड्यंत्र जो है ज़्यादा होता है। तो किसके विरुद्ध षड्यंत्र होगा, भाई जो सत्ता होगी, शक्ति होगी, उसके विरुद्ध षड्यंत्र होगा। ठीक, तो पहला जो है कारण बताया था, जो विद्रोह का कारण बताया था वो जुआ और नशे को बताया था। ठीक है, दूसरा जो है जो व्यक्ति था, काजी था, उसने बोला कि इक्तेदारों को जो भूमि दान में दी गई है, तो उनको जो है अब तो न तो खाने पीने की जो है कोई टेंशन होती है, तो खाली दिमाग शैतान का, इसलिए दूसरे ने जो है इक्तेदारों की जो है दान में दी गई भूमि को बताया कि इक्तेदारों की भूमि जो है दान में दी गई है, वो जो है विद्रोह का मुख्य कारण है। तीसरा जो है बोला कि जो है सामूहिक जो विवाह होती है, सामूहिक विवाहें जो होती हैं, विवाहों में बहुत सारे लोग मिलते जुलते हैं, तो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो यहाँ से भी षड्यंत्र होने की जो है चांसेस बन सकती है। चौथे ने बोला कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कम टैक्स है अभी फिलहाल, इसलिए ये लोग जो है कमांड खा के एक्स्ट्रा पैसा बचा रहे हैं और उससे विद्रोह हो रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी बातों को जो है माना, और जो है इन 3-4 चीज़ों को जो है क्या किया, बैन कर दिया गया। तो हम जो है बताते हैं आपको, विद्रोह ही ना हो इसके राज्य में, तो विद्रोह न होने के कारण, मतलब विद्रोह न हो इसके लिए इसने क्या किया, सबसे पहला काम जो था, हमने क्या बोला, जुआ और नशा, इन सब की बिक्री पे रोक लगा दिया। बहुत स्ट्रिक्ट जो है रोक लगाया, जिसको देखा जाता था उसको जो है उसके हाथ काट दिए जाते थे, पांव काट दिए जाते थे, ऐसा जो है सिचुएशन होता था। ठीक है, पीने वाले का और पिलाने वाले का प्लस जो है दुकानदार का, सबका जो है ये सब किया जाता था। तो जुआ और नशा के विरुद्ध इसने जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। इक्ता जो जमीन दी गई थी दान में, इक्ता, तो इक्ता जो है भूमि को खालसा भूमि में शामिल कर दिया। खालसा मतलब सरकारी भूमि में, इक्तेदारी वाली दान की गई भूमि को जो है जब्त कर लिया, और इसने जो किस में शामिल कर लिया, खालसा में शामिल कर लिया। तीसरा, सामूहिक समारोह, सामूहिक समारोह जो हो गया, या फिर विवाह वगैरह हो गए, बोला कि जो है जिसको भी विवाह करना है वो हमसे सहमति लेकर ही करेगा। तो सामूहिक समारोह और विवाह वगैरह आदि पे इसने प्रतिबंध लगा दिया। चौथा जो है जो काम था, इसने टैक्स को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया, टैक्स इसने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, टैक्स इसने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। आमदनी पे जो है लगभग 70 से 80% टैक्स हुआ करते थे। 50% से भी ज्यादा टैक्स हुआ करता था उपज वाली भूमि पे। तो इतने ज्यादा जब टैक्स जो है लगा दिया कि जो है इतने बस इसका उद्देश्य ये था कि जो है उतना ही जो है उनके पास पैसा छोड़ो जितने में वो कमाए खाए, बस उससे ज्यादा उनके पास पैसा हो ही ना, कि वो आज पैसा नहीं होगा तो कल के लिए सोचेंगे। तो उनका दिमाग जो है बस अपने कमाने में सोचने रहेंगे, कमाने में ही, खाने में, परिवार को पालने में ही वो सोचेंगे, अन्य बातों को सोचने की उसने समय ही नहीं दी। तो इस तरह से इसके राज्य में जो विद्रोह थे वो रुक गए, पूरी तरह से कंट्रोल में हो गया विद्रोह, इन सब चीज़ों के कारण। अब हम चलेंगे इसके राज्य की कुछ प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे, उसके बाद इसके द्वारा किए गए आर्थिक सुधार, और फिर ये जो है टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रशासनिक व्यवस्था में हम
वैसे तो पूरा सल्तनत काल का एक प्रशासन हम लोग अलग ही देखेंगे, उससे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ ध्यान बस इतना रखना है कि हम लोग केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इन टॉपिक से। तो जो पहली जो बात है वो यहाँ से देखना है कि प्रशासन में इसने जो है क्या किया था, प्रशासन की दृष्टि से भाई 2 नए पद बनाए थे, 2 नए पद। एक का नाम था दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत। तो पहला जो है जो पद था उसका नाम था दीवान ए रियासत, और दूसरा जो पद हुआ करती थी उस दूसरा पद का नाम था दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज। ये दीवान ए रियासत जो हुआ करती थी ये व्यापारियों पे नियंत्रण के लिए बनाया गया था, व्यापारी पर नियंत्रण रखने के लिए। और दीवान ए मुस्तखराज जो होता था ये माप तौल को फिक्स करने के लिए, उसके बाद से राजस्व वसूलने, राजस्व को तय करने, राजस्व वसूलने, इन सब चीजों के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, इसने गुप्तचर व्यवस्था को भी जो है, गुप्तचर जो व्यवस्था थी उसको भी बहुत ही तगड़ा कर दिया। गुप्तचर विभाग को मुहतसीब कहा जाता था, मुहतसीब, मुहतसीब। और जो गुप्तचर अधिकारी होता था उसको बरीद कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो है काम इसने जो है करवाया था प्रशासन की दृष्टिकोण से। ठीक, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे तो इसने कुछ आर्थिक सुधार किए, चूंकि ये आर्थिक सुधारों के लिए ही जाना जाता है। ये किसके लिए जाना जाता है? अपने आर्थिक सुधारों के लिए। पूछा जाता है कि कौन से जो है शासक ने सबसे ज्यादा आर्थिक सुधारों को महत्व प्रदान किया, तो जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, तो इसको जो है हम इरेज करके और इसके आर्थिक सुधारों पे आते हैं। तो इसने आर्थिक सुधारों के क्रम में क्या क्या किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले आर्थिक सुधारों के क्रम में सब जो है चीजों जो थी उसकी जो है जितने भी वस्तुएं थे उनका दाम तय किया, उनका मूल्य तय किया। ठीक है, आर्थिक सुधारों के अंतर्गत मूल्य तय किया, बड़े बड़े मंडी बनवाए। ठीक है, बड़े नहीं, छोटे छोटे अपने क्षेत्रों में छोटे छोटे मंडी बनवाई, और एक ही बड़ा मंडी बदायूं में बनवाया। बदायूं जो कि यूपी में पड़ता है, बदायूं में मंडी बनवाया, जहाँ पे समस्त देश के व्यापारी यहाँ पे आते थे और राजा को ही जो है सामान बेचा करते थे, वो किसी अन्य को नहीं बेच पाएंगे। मतलब सरकार यानी जो है उस समय जो राजा थी वही सरकार हुआ करती थी, तो उसी सरकार को ही वो अपना जो है सामान बेचते थे, और फिर सरकार जो है अन्य व्यापारियों को इस रेट पे तुम बेचोगे वो जो है बोल के उनको जो है बेचता था। तो जो है ये मूल्य तय करवाया इसने। रासायनिक व्यवस्था जो है शुरू करवाई, जो गरीब लोग हैं उनको जो आज जो है सरकार नहीं देती है, भाई बीपीएल वाले चाहे एपीएल वाले जो होते हैं उनको गेहूं चावल दिया जाता है, तो वो रासायनिक व्यवस्था इसने शुरू करवाई। उसके बाद यदि जो है हम बात करें तो इसने 2 टैक्स भी बढ़ा दिए थे, और एक का नाम था घरी कर, या ये घर बनाने पे लिया जाता था, गृह कर भी कहा जाता है। दूसरा चराई कर, पशुओं के चराने पे जो है जो टैक्स लगा दिया इसने। तो 2 तरह के टैक्स इसने और बढ़ा दिए, एक का नाम था घरी कर, एक का नाम था चराई कर। ये जो है दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पूछे जाते हैं सवाल एग्जाम में कि घरी कर और चराई कर किसने जो है बढ़वाया था। उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो इसने जो है एक जो है सहना ए मंडी नामक पद बनाया, सहना ए मंडी, जो कि जो है मंडी में यानी जो है बाजारों में घूम घूम के देखता था कि जो है लोग सही से जो है पालन तो कर रहे हैं इन सब चीजों का, यानी बाजार का ये दरोगा, मार्केट इंस्पेक्टर कह सकते हैं, वो पद था सहना ए मंडी। तो इस पद को बनाया। ठीक है, अब इसके समय बहुत ही ज्यादा जो है कठोर नियम था। होता क्या था कि जो है कम जो तौलता था, जितने ग्राम कम तौलेगा उतना ही उसका मांस निकलवा लिया जाता था। तो ऐसे ऐसे जो है यातनाएं दी जाती थी, लोग एकदम डरे सहमे से हो जाते थे। ठीक है, तो इसने आर्थिक सुधारों के तहत ये सब जो है कुछ कार्य किए थे। अब इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि इसने जो है अलाई दरवाजा जो है दिल्ली में बनवाया।
अलाई दरवाजा। इस अलाई दरवाजा को इस्लाम का जो है रत्न जो है कहा जाता है। और इसने जो है एक और चीज बनवाया था, क्या कहलाता है, हजार खंभा महल। हजार खंभा महल ये भी दिल्ली में ही है। तो हजार खंभा महल किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। अब यहाँ से जो है एक पॉइंट आप जो है आपको बस इतना पढ़ना है। ऐसे तो बहुत कुछ पॉइंट बहुत सारे छूट रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम लोग बात कर रहे हैं बस। तो आपको यहाँ से ये पढ़ना है कि अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु होती है तो इसका जो बेटा होता है उसका नाम होता है क्या? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो हम केवल मुबारक खिलजी लिख रहे हैं। ये मुबारक खिलजी अगला जो है शासक बन के बैठता है गद्दी पे। और ये बहुत ही जो है कहिए कि बेकार टाइप का एक व्यक्ति रहता है। ये कभी कभी नंगे चला आता है, कभी कभी अर्धनंग आता है। कहाँ आता है? दरबार में। दरबार में कभी कभी नंगे आ जाता है, कभी कभी आधा कपड़ा पहन जाता है। इसके दोस्ती जो होती है इसका जो है पुरुषों से तो रहती ही रहती है, महिलाओं से भी रहती है। महिला भी इसको पसंद आती हैं और महिलाओं के बाद जो है इसको हिजड़ों से भी जो है दोस्ती ज़्यादा पसंद आती है। तो ये एकदम निहायत ही जो है बेकार टाइप का, यानी जो है बेवकूफ़ जो है क्या था, ये शासक था। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे समय में ऐसे शासकों के द्वारा जब शासक कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो जो है जो सामंत होते हैं या फिर जो अधिकारी होते हैं उनकी जो है पावर जो है बढ़ने लगती है। और ऐसे ही समय में खुसरो शाह नाम का एक व्यक्ति था। खुसरो शाह नाम का एक व्यक्ति था। इसकी पावर बढ़ी क्योंकि ये वजीर था। और इसकी पावर बढ़ने के बाद जो है होता क्या है, ये इसी मुबारक खिलजी को मार के अपने जो है गद्दी पे बैठ जाता है। लेकिन चूंकि खुसरो शाह की जो है लड़ाई गयासुद्दीन तुगलक से भी होती है, क्योंकि खुसरो शाह को बहुत सारे अमीर वर्ग जो है पसंद नहीं करते हैं। वो गयासुद्दीन तुगलक क्योंकि जो है इस मुबारक खिलजी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत ही वफादार होता है। तो जब उसको पता चलता है कि खुसरो शाह ने मुबारक खिलजी को मारा है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और बदला लेने के लिए चला आता है इस खुसरो शाह से लड़ने के लिए। तो चूंकि खुसरो शाह और गयासुद्दीन तुगलक के बीच लड़ाई होती है, इसमें निजामुद्दीन औलिया जो होता है वो खुसरो शाह को अपना कहिए आशीर्वाद भी प्रदान करता है कि तुम जीतोगे। लेकिन फाइनली होता क्या है कि गयासुद्दीन तुगलक इसको मार के अगला जो है तुगलक वंश की स्थापना करता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तुगलक वंश। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू।